हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म निट विद्यालय पे। आज हमारा मोल कॉन्सेप्ट का लास्ट लेक्चर है। इससे पहले हम लोग ने कंसंट्रेशन टर्म्स थर्ड लेक्चर में पढ़ करके आ रहे हैं। जिसने अभी भी फर्स्ट सेकंड थर्ड कंप्लीट नहीं किया है, पूरा इत्मीनान के साथ वीडियोस फटाफट ख़त्म करिए, नोट्स बनाइए और असाइनमेंट सॉल्व करिए, फिर फोर्थ एंड लास्ट लेक्चर पर आइए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर मोल की कैलकुलेशन कैसे करते हैं या मोल का यूज़ करके और भी बातों को हम लोग कैसे जानेंगे। तो अब इसको देखो, दो मेथड हो सकते हैं। एक मेथड हम लोग, जब मैंने आपको बता रखा है कि रिडॉक्स जब पढ़ा लेंगे तो वहाँ पर हम लोग रिडॉक्स में इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के थ्रू भी हम लोग आराम से कैलकुलेशंस कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये होता है कि भाई रिएक्शन बैलेंस होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आप मोल के थ्रू चल रहे हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट के थ्रू चलेंगे, रेशियो के थ्रू लेकर चलेंगे, तो फिर उसमें रिएक्शन का बैलेंस होना ज़रूरी है। अब आप सोच रहे होंगे सर क्या बात कर रहे हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट क्या है, रेशियो लेकर के क्या करना है, बैलेंस और अनबैलेंस रिएक्शन का क्या मतलब है। अभी जो हम लोग मेथड सीखने वाले हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो कैलकुलेशन की जाती है मास का, वॉल्यूम का, मोल का, वो हम लोग बैलेंस रिएक्शन में सीखेंगे। बैलेंस रिएक्शन में जो कॉफिशिएंट यूज़ होता है, जिसको हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट बोलते हैं, उसका इस्तेमाल करके कैलकुलेशन करना सीखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जब रिडॉक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट का भी इस्तेमाल करेंगे। चलो भाई, तो स्टार्ट करते हैं। फॉर बैलेंस्ड रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन अगर बैलेंस है तो उसमें जो कॉफिशिएंट यूज़ होता है, जैसे मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूँ, हैबर प्रोसेस, नाइट्रोजन गैस है और 3 हाइड्रोजन गैस मिल करके अमोनिया गैस बनता है और 2NH3 बनता है। ये एक बैलेंस रिएक्शन है। ठीक, अब इसमें इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए जो कॉफिशिएंट यूज हुए हैं, जैसे N2 के पहले कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1 मानेंगे कि N2 का एक मॉलिक्यूल है। हाइड्रोजन के कितने हैं? 3 है, तो ये एक हो गया और ये एक 3 मॉलिक्यूल, और ये क्या हो गया? 2 मॉलिक्यूल अमोनिया के हो गए हैं। ठीक है, तो अब ये जो कॉफिशिएंट लिखे हुए हैं, ये नंबर्स जो लिखे हुए हैं, इन नंबर्स को बोला जाता है स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट। स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट, ठीक है, इस नंबर को ये बोला जाता है। अब इन नंबर से करना क्या है? देखो भाई, इनके थ्रू हम लोग, इनके नंबर्स के थ्रू सिंपलेस्ट रेशियो में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि ये 2 मोल मैंने लिया है नाइट्रोजन के, तो इसी रेशियो में चलेगा। जैसे ये 1:3 का है, यानी 1 मोल के बदले में हाइड्रोजन के 3 मोल यूज होंगे। तो अगर मैं 2 मोल नाइट्रोजन का ले रहा हूं तो हाइड्रोजन के कितने लेने पड़ जाएंगे? इसका 3 गुना लेना पड़ जाएगा, यानी 6 मोल। और नाइट्रोजन के अगर एक मोल है तो एक के बदले में 2 अमोनिया बन करके आ रहा है। एक नाइट्रोजन से 2 अमोनिया बन करके आ रहा है, तो 2 से कितना बन करके आएगा? 4 अमोनिया बन करके आ जाएगा, यानी 4 मोल। ठीक है, यानी हम क्या काम करेंगे, जो कॉफिशिएंट है सिंपली बस उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये तो मोल के टर्म में हो गया। मैं आपसे कह रहा हूं कि इसके मैंने मॉलिक्यूल लिए नाइट्रोजन के 3Na, तो अगर मैं इसका 3Na ले रहा हूं तो 1 से 3, तो 3Na से कितना हो गया? 9Na। उसके कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो। इसका कॉफिशिएंट कितना है? 2 into 3 कितना हो गया? 6Na मॉलिक्यूल। ठीक है, अब क्योंकि सभी गैस हैं, तो जब अगर सभी गैस है तो मैं वॉल्यूम में भी रेशियो ले सकता हूं। जैसे मान लो मैंने इसको लिया कि ये 22.4 लीटर है, तो ये कितना हो जाएगा? 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 into 22.4 लीटर। ठीक है, अमोनिया कितना बन जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 into 22.4 लीटर। ठीक, लेकिन हाँ, आपको एक प्रिकॉशन ये रखना है कि मास का कोई रेशियो नहीं लेना है। जैसे मैं आपसे कहूं कि ये 2 ग्राम है, तो ये 3 into 2 आप 6 ग्राम कर दें, और 2 into 2 आप 4 ग्राम कर दें, तो आपको ये बस ध्यान रखना है कि मास में इस तरह का कोई रेशियो आपको नहीं लेना है, गलती से बचने के लिए। ठीक है, चलिए आप इतना बात समझ गए, सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन के थ्रू हम लोग सब सीखेंगे कि कैसे कैलकुलेशन वगैरह किया जाता है। जैसे पहला ही क्वेश्चन है कि अगर 56 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है 12 ग्राम हाइड्रोजन के साथ, तो आपको अमोनिया का मास निकालना है और अमोनिया का वॉल्यूम भी बताना है।
अच्छा, इस मेथड के लिए एक बात और ज़रूरी है कि आपको रिएक्शन का आइडिया होना चाहिए भाई, थोड़ा बहुत रिएक्शन का आइडिया होना चाहिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आइडिया होना चाहिए। ठीक है, इतना ऐसा भी कोई इक्वेशन या रिएक्शन नहीं दे देगा कि बिल्कुल आप सुने ही ना हो कभी, या इतना भी टफ नहीं होगा कि आप बना ही ना पा रहे हो रिएक्शन। सिंपल होगा, कभी ना कभी आपके सामने से गुजरा जरूर होगा। ठीक है, कह रहा है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की जब आपस में रिएक्शन होती है, अभी जस्ट पढ़ करके आ रहे हैं हैबर प्रोसेस, नाइट्रोजन गैस प्लस 3H2 गैस और क्या बन करके आ रहा है 2NH3 गैस। ठीक, और इसमें बोल रहा है 56 ग्राम नाइट्रोजन। अब इसका अमाउंट दे रखा है, किसका, नाइट्रोजन का अमाउंट 56 ग्राम, और तो कुछ दे नहीं रखा है। अच्छा, हाइड्रोजन का भी दे रखा है, इसका मास कितना दे रखा है भैया, 12 ग्राम दे रखा है। तो सबसे पहला काम आपको ये करना होता है कि आपको मोल कैलकुलेट करना होता है। सबसे पहला काम है मोल कैलकुलेट करना। कुछ भी दिया हो आप मोल निकाल लीजिए। तो मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास अपॉन मोलर मास 56 डिवाइडेड बाई नाइट्रोजन N2 का मोलर मास 28 हो गया, इसके मोल्स आ गए 2। ठीक है, यहाँ पर रखेंगे मास अपॉन मोलर मास, हाइड्रोजन का मोलर मास 2 हो गया, इसको हम डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 6। मोल निकालनी है। अब जब मोल निकालने के बाद अब आपको क्या काम करना है, पहला क्वेश्चन है मास ऑफ अमोनिया। तो ध्यान से देखिएगा, अब इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन लगाएंगे, अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। सबसे पहला स्टेप ये करना है कि अगर जो रिएक्शन बैलेंस है आप देखेंगे, एक नाइट्रोजन का है और अमोनिया के 2 मोल हैं, तो हम कहेंगे कि एक नाइट्रोजन से 2 अमोनिया बन रहे हैं। आप उसे मोल मान लीजिए, 1 मोल नाइट्रोजन से 2 मोल अमोनिया बन रहे हैं। तो 2 मोल नाइट्रोजन से कितने बनेंगे, 2 मोल नाइट्रोजन से बन जाएंगे 4 अमोनिया। ठीक है, बेसिक मैथ। तो हमें अमोनिया के मोल पता चल गए हैं। अमोनिया के मोल कितने हैं, 4 मोल हैं। और जब आपको मोल का आइडिया लग जाएगा तो इसका मतलब है कि फिर आप सब कर ले जाएंगे। मोल इक्वल टू होता है मास अपॉन मोलर मास, मास ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाय मोलर मास। अमोनिया का मोलर मास होता है 17 मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 68 ग्राम अमोनिया का मास आ गया। ये पहला पार्ट हो गया। अब दूसरा आपसे क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम। देखो भाई, अगर मोल पता चल जाएगा तो बहुत सारी चीजें आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम क्योंकि ये गैस है और एसटीपी पे पूछ रखा है, बिल्कुल आप फॉर्मूला लगा सकते हैं मोल का। मोल इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 22.4, तो वॉल्यूम इक्वल टू 4 इंटू 22.4 लीटर। ठीक, ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन। पहला सिंपल सा क्वेश्चन स्टार्ट किया है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये रेशियो बस आपको लेना है कॉफिशिएंट का, कि एक नाइट्रोजन से 2 मोल अमोनिया बन रहा है, तो 2 मोल नाइट्रोजन से कितने मोल अमोनिया बनेंगे, तो 2 मोल नाइट्रोजन से 4 मोल अमोनिया बनने वाले हैं। बस अमोनिया का मोल मिला, मोल जब मिल जाएगा तो बाकी सारे कैलकुलेशन बहुत ईजिली हो जाएंगे। आइए हमारे पास क्या है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 120 ग्राम कार्बन है जिसको कंप्लीटली जलाया गया है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो आपको अमाउंट ऑफ O2 इन केजी और वॉल्यूम ऑफ O2 है। सबसे पहला काम होता है कि आप रिएक्शंस लिखें। तो कार्बन सॉलिड होगा, कार्बन सॉलिड को O2 के प्रेजेंस में जलाया गया, O2 गैस होगा। पूरी तरीके से जब कार्बन जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। सिंपल सी रिएक्शन हो गई। अच्छा, रिएक्शन बैलेंस है, बिना बैलेंस के आगे नहीं बढ़ेंगे। देख लीजिए, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। अब जिसका जो अमाउंट दे रखा है उसके हिसाब से आप मोल निकाल लीजिए। आपको कार्बन का अमाउंट दे रखा है 120 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। कार्बन एटम का एटॉमिक मास होता है 12, ये कैंसिल करेंगे हमारा सॉरी, ये जो कार्बन का मोल आ गया वो आ गया 10। जब मोल 10 आ गया तो बस आगे कुछ नहीं करना है। आपसे O2 के बारे में पूछ रखा है, तो देखो इनके कॉफिशिएंट बराबर हैं, एक कार्बन है और इधर एक ऑक्सीजन भी है। तो हम कह सकते हैं कि एक कार्बन से एक ऑक्सीजन रिएक्शन कर रहा है। तो 10 कार्बन से, ये सब मोल में चल रहा है, यूनिट मोल में है, तो 10 कार्बन से क्या होगा, 10 O2 रिएक्शन करेगा। यानी मुझे O2 के मोल्स पता चल गए, और जब O2 के मोल पता चल गए तो बाकी सारा काम हम कर सकते हैं। मोल इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। O2 का मोलर मास 32 होता है, 32 मल्टीप्लाई कर देंगे, मास ऑफ O2 आपको मिल जाएगा 320 ग्राम। लेकिन क्वेश्चन में केजी में पूछा है, तो केजी में 1000 से डिवाइड कर देंगे, 0.32 kg। ठीक है,
अच्छा भाई, अब वॉल्यूम क्यों नहीं बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। हमारे पास मोल का वाला फॉर्मूला है वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4, क्योंकि O2 गैस है और आपको ये जो कंडीशन दे रखी है 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटीएम, यानी आपसे STP ही पे दे रखा है। मोल कितना निकला है आपका 10 और वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। वॉल्यूम इक्वल टू 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे एक पॉइंट खत्म हो जाएगा, बचेगा 224 लीटर। ठीक है, ये आपका दोनों पार्ट का आंसर आ गया। ठीक, अभी हल्का हल्का क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं आगे। ठीक, अभी तो प्रैक्टिस समझना है आपको कि हाँ कैसे कैसे हम लोग रेशियो ले रहे हैं, कैसे कैसे हम लोग यहाँ पर रेशियो लेंगे। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर KClO3 का डीकम्पोजिशन कर दिया जाए तो 12.8 ग्राम O2 बन करके आएगा, तो हमें इनिशियल मास ऑफ KClO3 बताना है। ठीक है, चलो भाई पहले रिएक्शन लिखेंगे कि KClO3 का डीकम्पोजिशन करने पर क्या बनता है। फिर वही बात हुआ कि आपको थोड़ा बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पता होना चाहिए, कुछ रिएक्शंस का आइडिया होना चाहिए। धीरे धीरे जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेंगे आपको रिएक्शन का आइडिया मिल जाएगा। वैसे इतना सिंपल बेसिक क्वेश्चन आता है, मतलब ऐसा बेसिक रिएक्शन आपको दे रखा रहता है कि आप कर सकते हैं। ठीक, तो KClO3 का डीकम्पोजिशन से क्या मिलेगा, KCl मिलेगा और O2 गैस मिलेगा। अब हम रिएक्शन अगर बैलेंस करें तो यहाँ 3 ऑक्सीजन है, उधर 2 ऑक्सीजन है। अगर मैं 3/2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दूं तो ऑक्सीजन भी 3 हो गए। अब सब कुछ बराबर है, बैलेंस है। ठीक, अभी क्या मुझे काम करना है, इसमें किसकी वैल्यू दे रखी है 12.8 ग्राम O2, ऑक्सीजन का मास दे रखा है। तो जब ऑक्सीजन का मास दे रखा है तो ऑक्सीजन का ही मोल निकालिए। 12.8 डिवाइडेड बाई ऑक्सीजन का मोलर मास 32, ये कितने टाइम्स में कैंसिल होने वाला है, ये कैंसिल होने वाला है 0.4 टाइम्स में। ठीक है, ये तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा 0.4 टाइम्स में। तो मोल आ गया ऑक्सीजन का 0.4, लेकिन तुमसे किसके बारे में पूछा है, KClO3 के बारे में पूछा है। ठीक है, तो देखो हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं, ध्यान से देखना इक्वेशन कैसे बना रहे हैं कि पहले कोफिशिएंट चलते हैं, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से। ठीक है, कितना कोफिशिएंट है O2 का 3/2, 3/2 मोल O2 से, O2 कितने KClO3 से बना है, एक KClO3 से ऑब्टेन्ड हुआ है। 1 मोल KClO3 से ऑब्टेन्ड होता है। जिसके बारे में पूछेगा, थोड़ा सा आपको सिंपल करते हैं, हो सकता है बेसिक इस तरह के इक्वेशन बनाने में किसी को कोई प्रॉब्लम आ रहे हो तो थोड़ा और सिंपल करते हैं। जिसके बारे में इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में पूछेगा उसको आपको राइट साइड में रखना है इक्वेशन बनाते हुए। ठीक है, कंपेयर करते हुए उसको राइट साइड में रखना है। ठीक है, और जिसके बारे में मुझे पता है, जैसे ऑक्सीजन के मोल के बारे में मुझे पता है, ठीक है, तो उसको आप किधर रखेंगे, उसको लेफ्ट साइड में रखेंगे। तो 3/2 मोल O2 जो है वो कितने KClO3 से ऑब्टेन्ड हुआ है, 1 मोल KClO3 से ऑब्टेन्ड हुआ है। लेकिन क्वेश्चन में मोल कितना निकल करके आया है O2 का 0.4, तो हम इस तरह लिख रहे हैं कि 1 मोल O2 कितने KClO3 से ऑब्टेन्ड होगा, 3/2 इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 1/3/2 मोल KClO3, यानी हम इसको लिख सकते हैं, 2/3 मोल, 2/3 मोल। ठीक, चलो भाई अब और आगे बढ़े, और कितने मोल के लिए पूछ रहा है, 0.4 मोल O2 कितने KClO3 सब ऑब्टेन्ड हो जाएगा। अब 0.4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2/3 इंटू 0.4 मोल। ठीक है, यानी हम इसको लिख सकते हैं 0.8/3 मोल, 0.8/3 मोल। ये आपका आ गया KClO3 के मोल। और जब आप KClO3 का मोल निकाल लेंगे तो आपको उसका मास निकालने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है मोल इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। अब चलिए KClO3 का मोलर मास निकालते हैं। ठीक है, कैसे निकलेगा KClO3 का मोलर मास, पोटेशियम का KClO3, पोटेशियम का आपको 39 लेना है, क्लोरीन का लेना है 35.5 और ऑक्सीजन का लेना है 16 होता है, 3 हो गए 48 हो गए। सब आपस में ऐड कर लीजिए, 9 8 17 हो गया और 4 3 7 1 8, 87 प्लस 35.5, तो ये हो गया तुम्हारा 0.5, 7 4 11, 1 12 और 8
9, 10, 11, 1, 12, ठीक है 122.5। देख लीजिएगा एक बार कैलकुलेशन, ये मोलर मास आ गया 122.5। तो मास इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.8 इंटू 122.5 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। अब आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेट कर लेंगे आंसर तो आपका ग्राम में आ जाएगा, इतना ग्राम आना चाहिए, ठीक है। इसका कैलकुलेशन आपको करना है, दोनों मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड कर लीजिएगा, ठीक। तो आई होप आपको मेथड समझ में आया होगा कि हाँ भैया हम किस मेथड से इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक। KClO3 डिकम्पोज होता है KCl प्लस 3/2O2 में। आगे और न्यूमेरिकल लगाते हैं, लेकिन उससे पहले ये एक टॉपिक छोटा सा है, परसेंट यील्ड एंड परसेंट प्योरिटी उसको बोल लीजिए, ठीक है। क्या होता है उसको समझते हैं। पहले ऐसे समझो, देखो भाई कि जैसे कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो अभी हम लोग तो ये जो वैल्यूज कैलकुलेट कर रहे हैं, जैसे इसमें हमने KClO3 का मास निकाल लिया कि कितना मास हमें KClO3 लगा है इस रिएक्शन के अंदर, या इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने O2 का अमाउंट निकाल लिया कैलकुलेशन के थ्रू, O2 का वॉल्यूम निकाल लिया कैलकुलेशन के थ्रू कि हमने 120 ग्राम कार्बन जलाया तो मुझे इतना अमाउंट में O2 मिला मास के टर्म में, इतना अमाउंट में O2 मिला वॉल्यूम के टर्म में। तो ये हमने जो भी कुछ किया है ये थ्योरेटिकल है। अब थ्योरेटिकल हमारा O2 कितना निकल कर आया कि भैया 120 ग्राम कार्बन जलाने पर हमें 320 ग्राम O2 मिला। 120 ग्राम हमने कार्बन जलाया तो 320 ग्राम हमको O2 मिल रहा है। लेकिन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट यानी प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो जरूरी नहीं कि हमको 320 ग्राम ही O2 मिला हो, ठीक है, क्योंकि कार्बन है, अब पता नहीं वो कितना प्योर कार्बन है, हो सकता है उसमें कुछ इम्प्योरिटी हो। तो इसकी वजह से जितना अमाउंट हमें थ्योरेटिकली दिख रहा है ये हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आता है वो थ्योरेटिकल वैल्यू से हमेशा कम आता है। थ्योरेटिकल वैल्यू कह सकते हैं या उसको कैलकुलेटेड वैल्यू भी बोल सकते हैं। तो ये जो कमी आई है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट जो कम हो जाता है वो किसकी वजह से कम हो जाता है, जो हम रिएक्टेंट जो सब्सटेंस इस्तेमाल कर रहे हैं, जो सबस्ट्रेट इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी होती है, ठीक है। बहुत सारा कंडीशंस होता है, कम टेम्परेचर, प्रेशर ज़्यादा या कुछ भी ऐसा है, या कहाँ कौन सा सोर्स है, हम कहाँ से ऑब्टेंड कर रहे हैं। तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से सब्सटेंस पूरी तरीके से 100% प्योर हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, कुछ ना कुछ उसमें कमी रह जाती है जिसकी वजह से वैल्यू एक्सपेरिमेंटल यील्ड हमेशा कम मिलता है। ये तो हमने कॉपी पेन उठाया कर लिया अपना आराम से फॉर्मूले के थ्रू, ठीक है, लेकिन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट हमेशा ऐसा हो जरूरी नहीं है। तो ये जो कमी आती है एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट में वो इम्प्योरिटी की वजह से आती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो हमने सब्सटेंस यूज किया या जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है या जो हम सब्सटेंस यूज कर रहे हैं वो कितना % प्योर है, ठीक है। तो वो परसेंटेज ऑफ प्योरिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज ऑफ प्योरिटी निकालने का या परसेंट यील्ड निकालने का फॉर्मूला ये होता है कि ऊपर आपको रखना है एक्सपेरिमेंटल यील्ड यानी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से हमें क्या मिला, और नीचे हमको रखना है थ्योरेटिकल वाला जिसको हम लोग कैलकुलेटेड यील्ड भी बोलेंगे, ठीक है, और इनटू आप उसे 100 कर देंगे। तो ये तुम्हारा परसेंटेज ऑफ प्योरिटी का फॉर्मूला हो गया। तो चलो भाई अब इसी बेस पर देखते हैं, अगर कुछ क्वेश्चन इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी तो लगाएंगे, नहीं जरूरत पड़ेगी तो ऐसे ही अपना बेसिक मैथ से सॉल्व हो जाएगा। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है देखिए ध्यान से, कैलकुलेट मास ऑफ क्विकलाइम ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट विच इज 80% प्योर, 80% ही प्योर है कैल्शियम कार्बोनेट, और 400 ग्राम है लिया गया है और उसको हीट किया जा रहा है। तो पहले आपको रिएक्शन पता होना चाहिए कि कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पर क्या क्या मिलता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। अच्छा, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसी को हम लोग बोलते हैं क्विकलाइम, ठीक, क्विकलाइम, इसी के बारे में पूछ रखा है। क्विकलाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड, इसके मास के बारे में कैलकुलेशन करने को कह रहा है। तो पहला काम यही है, कुछ ना समझ में आए पहला काम मोल निकालिए, 400 ग्राम है और डिवाइडेड बाई क्या आपको करना है, इसके मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास 100 होता है, अब तक आपको याद होना चाहिए, यानी कैल्शियम कार्बोनेट के मोल मुझे कितने मिले, 4। तो ये आपका 4 मोल है, लेकिन कह रहा है उसमें सिर्फ 80% ही प्योर है। तो जितना हिस्सा प्योर होगा उसी से तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा,
जितना हिस्सा प्योर है उसी के अमाउंट से हमको प्रोडक्ट मिलने वाला है, उसी के अमाउंट से हमें कैलकुलेशन करना है। तो अब चाहे तो इस मोल का तुम 80% कर लो, 80% प्योर, तो 4 का 80% कितना हो गया 80 डिवाइडेड बाई 100, यानी 0 से एक 0 कैंसिल हो गया, ये तुम्हारा हो गया 32 डिवाइडेड बाई 10, यानी ये तुम्हारा आ गया 3.2 मोल, 3.2 मोल। अब आपको मैं यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ। 400 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लिया गया रिएक्शन की स्टार्टिंग में, तो 400 ग्राम का मतलब था कि कैल्शियम कार्बोनेट का हमने कितना मोल लिया था, 4 मोल लिया था। लेकिन वो 4 मोल पूरी तरीके से प्योर नहीं था, उसमें 20% इंप्योरिटी भी मिक्स थी, यानी 80% प्योर था। तो जो 80% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट है वही रिएक्शन में एक्चुअल में पार्टिसिपेट करेगा, उसी के हिसाब से प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन्ड होगा। तो 4 मोल का मैंने 80% निकाल लिया, मुझे मालूम चल गया कि भैया 3.2 मोल ही, भले तुम 4 मोल रिएक्शन में डाल रहे हो लेकिन 3.2 मोल ही प्रोडक्ट में इन्वॉल्व होगा। ठीक है, अब मुझे मोल मिल चुका है, मुझे कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में पूछा गया है। पहला काम कोएफिशिएंट से आपको कंपैरिजन करना है, यानी 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट से मुझे 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड ऑब्टेन्ड हो रहा है। तो 3.2 मोल कैल्शियम कार्बोनेट से कितना कैल्शियम ऑक्साइड ऑब्टेन्ड होगा, 3.2 मोल कैल्शियम ऑक्साइड ऑब्टेन्ड हो जाएगा। ठीक, 1 से 1 तो 3.2 से 3.2, मुझे कैल्शियम ऑक्साइड का मोल मिल गया 3.2। उसके मास के बारे में पूछ रहा है, मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। चलो कैल्शियम ऑक्साइड का मोलर मास निकाल लें। कैल्शियम होता है 40 और ऑक्सीजन होता है 16, यानी हो गया तुम्हारा 56, ये नीचे रखेंगे 56। तो W इक्वल टू हो जाएगा 3.2 इंटू 56 ग्राम। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है भाई लोग, तो आपको कहानी समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो भाई अब हम लोग बात करने वाले हैं थोड़ा मोल में और किस तरह केमिकल रिएक्शन को लेकर सवाल बनता है, वो है कंबस्शन रिएक्शन। पहले तो समझेंगे कंबस्शन रिएक्शन है क्या। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में किसी को जलाना, किसी को बर्न करना, वो कंबस्शन रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, तो कंबस्शन में 2 बातें होती हैं कि एक होता है कंप्लीट कंबस्शन। तो अगर कंप्लीट कंबस्शन होगा तो कार्बन जो होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और जो हाइड्रोजन है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर इनकम्प्लीट कंबस्शन हुआ तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। इनकम्प्लीट कंबस्शन कब होता है, जब ऑक्सीजन लिमिटेड अमाउंट में होता है। भैया पूरी तरीके से ऑक्सीजन नहीं दोगे तो जल नहीं पाएगा पूरी तरीके से, लिमिटेड अमाउंट O2। ठीक है, कंप्लीट कंबस्शन तब होता है जब एक्सेस अमाउंट में O2 होता है, पूरी तरीके से जल कर राख हो जाए, एक्सेस अमाउंट ऑफ O2, इतना ऑक्सीजन दे दो। तो भैया कार्बन मोनोऑक्साइड ही बनेगा लेकिन हाइड्रोजन वाटर ही बनता है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन वाटर बनेगा। ठीक, अच्छा सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन के बारे में क्यों कहा, क्योंकि जनरली हमको यहाँ पर हाइड्रोकार्बन का ही कंबस्शन मिलने वाला है। तो हाइड्रोकार्बन किसे बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाता है, उसे हाइड्रोकार्बन बोला जाएगा। पहले हम लोग देखेंगे हाइड्रोकार्बन का कंबस्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन। देखो भाई, हाइड्रोकार्बन उसे बोलते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाते हैं। तो जब भी कार्बन और हाइड्रोजन को जलाया जाएगा तो हमेशा आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलने वाला है। ठीक है, तो इसका एक जनरल फॉर्म, इसके रिएक्शन का जनरल फॉर्म भी पता होना चाहिए। जैसे मान लो मैंने लिया CXHY प्लस और X प्लस Y बाई 4 और यहाँ पर O2 हो गया। ठीक है, और आपका बन रहा है XCO2 एंड प्लस Y/2 वाटर। ठीक, यहाँ पर X और Y क्या है, कार्बन के एटम को X से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हाइड्रोजन के एटम को Y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये एक बैलेंस्ड जनरल फॉर्म लिखा गया है हाइड्रोकार्बन के कंबस्शन का। आगे जरूरत पड़ेगी, ये याद होना चाहिए। जैसे इसके बेस पे हम कोई इक्वेशन लिखकर देख सकते हैं। जैसे मान लो हमने मीथेन का कंबस्शन लिखना है, मीथेन प्लस O2, तो पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बना लो। अब इसके कोएफिशिएंट कैसे काम करेंगे, X की जगह पर कितना है 1 और Y की जगह पर कितना है 4। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, X प्लस Y/4, तो 1, इसको ऐसे लिख रहे हैं, प्लस 1 प्लस 4/4 और क्या हो गया O2। ठीक है, और XCO2 यानी 1 और Y/2 का मीनिंग क्या हो गया तुम्हारा
y कितना है 4/2, ठीक है, y की जगह पर 4 है। अब से सॉल्व कर लो, CH4 प्लस और ये हो जाएगा 4/4 1, तो 1 + 1 2, ये तुम्हारा हो गया 2O2 और ये हो गया एक CO2 तो था ही, 4/2 2 वाटर। तो आप देख सकते हैं कि रिएक्शन अपने आप बैलेंस हो चुका है, ठीक। लेकिन हमेशा इस तरह करके बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बहुत इजीली भी हम लोग बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। फॉर बैलेंसिंग, ठीक, क्या काम करना है आपको, इस ऑर्डर में बैलेंस करना है, CHO याद रखना है, ठीक है। कंबस्शन रिएक्शन को इस ऑर्डर में बैलेंस करना है, किसी भी हाइड्रोकार्बन के कंबस्शन को, यानी सबसे पहले कार्बन को बैलेंस कर लीजिए, कार्बन के नंबर ऑफ एटम से सिंपल मल्टीप्लाई करके, फिर हाइड्रोजन को, फिर ऑक्सीजन पर आइएगा, CHO ऑर्डर याद रखेंगे, ठीक है। अभी क्वेश्चन करेंगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा, लेकिन ये इक्वेशन याद रखना है इस न्यूमेरिकल लगाने के लिए। अब इसके बेस पे 1-2 न्यूमेरिकल लगाएंगे तो आपको और क्लियरिटी आएगा, ठीक। चलिए, इस बहुत डिटेल में ये क्वेश्चन करने वाले हैं, प्रैक्टिस के लिए अच्छा खासा हो गया ये। देखो, इसमें 4 क्वेश्चन मैंने 4 इन्वॉल्व कर दिए हैं। पहला कह रहा है 48 ग्राम मीथेन को जलाया जाए तो O2 के मास और वॉल्यूम निकालिए और CO2 के मास और वॉल्यूम निकालिए। एक एक करके काम करेंगे। पहला क्वेश्चन सॉल्व करने चलना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, 48 ग्राम मीथेन, तो आप मीथेन का कंबस्शन रिएक्शन लिखेंगे, मीथेन प्लस O2, कोई भी हाइड्रोकार्बन आपको कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर देने वाला है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक। अब क्या काम करना है, 48 ग्राम मीथेन है, तो जो वैल्यू दे रखी रहती है सबसे पहले उसका मोल निकालते हैं। मोल हो जाएगा मास अपॉन मोलर मास, तो 48 डिवाइडेड बाई मोलर मास मीथेन का होता है 16 और ये हो गया 3 हो गया, ठीक है। अच्छा, रिएक्शन बैलेंस होना जरूरी है। मैंने आपसे क्या कहा था, CHO वाले ऑर्डर में बैलेंस करेंगे। पहले कार्बन को बैलेंस कर लीजिए, एक कार्बन है, बैलेंस से कोई दिक्कत नहीं। फिर हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे, यहाँ 4 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, 2 नंबर सिंपली मल्टीप्लाई करके हाइड्रोजन भी बैलेंस कर लिया। अब आ जाइए ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन इस साइड 2 है और इस साइड कितने हैं, 2 और 2 4, तो सिंपली यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हर बार आपको CXHY और X + Y/4 वाला करके जरूरी नहीं है बैलेंस करना, कभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड आ जाता है तो भाई उसका यूज कर लीजिए। नॉर्मल हम CHO के ऑर्डर में चलेंगे तो भी हम इसको बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। चलो भाई, हमने मोल निकाल लिया मीथेन का। अब हमसे क्वेश्चन क्या क्या पूछा है, O2 के बारे में पूछा है, CO2 के बारे में। चलो पहले हम लोग O2 के बारे में निकालते हैं। एक मीथेन से 2 ऑक्सीजन रिएक्शन करता है, कोएफिशिएंट देखो, एक मीथेन से 2 ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा, तो 3 मोल मीथेन से कितना रिएक्शन करेगा, 3 × 2 6 O2, यानी हमें ऑक्सीजन के मोल मिल गए। जब ऑक्सीजन का मोल मिल गया तो मोल इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास 32 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 और 18 1 19, 192 ग्राम मास ऑफ O2, ठीक है। मास ऑफ O2 आ गया 192 ग्राम। अब इसी तरीके से इसका वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। वॉल्यूम निकालने के लिए देखो क्या काम करने वाले हैं, वॉल्यूम इक्वल टू ये तुम्हारा हो गया मोल इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4। तो आपको पता है कि इसके मोल कितने हैं, ऑक्सीजन के 6 हैं, 6 इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4, 22.4 इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 × 22.4 लीटर, ये आपका आ गया वॉल्यूम ऑफ O2, वॉल्यूम ऑफ O2 मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक। तो ये हमने ऑक्सीजन की वैल्यूज कैलकुलेट करी। इसी तरीके से हम दूसरा क्वेश्चन है मास एंड वॉल्यूम ऑफ CO2 का भी निकाल सकते हैं। देखो किस तरह से करने वाले हैं, इसी में करते हैं। पहले कंपेयर करो, एक मीथेन से एक CO2, 1 मोल मीथेन से 1 मोल CO2, तो 3 मोल मीथेन से कितना CO2, 3 मोल CO2 बनेगा। तो हमें CO2 के मोल मिल गए, तो मोल इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास। CO2 का मोलर मास 44 होता है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 1 13, 132 ग्राम आ गया मास। अब अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है CO2 का, तो मोल कितने हैं, 3 हैं, 3 × वॉल्यूम ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय 22.4 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 6 1 7 और 6 67.2 लीटर आ गया वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है।
तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। पहला हो गया 48 ग्राम मीथेन। ठीक, आ जाइए दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा है आपका 2.8 kg C2H4। आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, पहले खुद से ट्राई करिए। 2.8 kg C2H4। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 2.8 kg C2H4। तो सबसे पहले कंबस्शन रिएक्शन लिखनी होगी, बैलेंस्ड प्लस O2। आपको पता है हाइड्रोकार्बन कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर ही बनना है। ठीक है, अब बैलेंस कैसे करते हैं? पहले C बैलेंस करेंगे, 2 कार्बन 1 कार्बन, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। H अब बैलेंस करेंगे, 4 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 हो गया। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, इस साइड कितने ऑक्सीजन है? 2 इंटू 2 4 और 2 6, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप देख सकते हैं सारे नंबर ऑफ एटम बैलेंस हैं। अब हमें किसकी वैल्यू दे रखी है? C2H4 की दे रखी है, तो जिसका भी वैल्यू दे रखा है उससे मोल निकाल लो। 2.8 kg, लेकिन मुझे पता है फॉर्मूले में ग्राम में रखना है, तो 2.8 इंटू 1000, 2.8 इंटू 1000 ग्राम बन गया, डिवाइडेड बाई मोलर मास। चलो अब C2H4 का मोलर मास निकालते हैं। कार्बन का 12, 2 कार्बन है, 24, 24 4 28, तो ये कैंसिल होकर के आ जाएगा 0.1 इंटू 1000, तो मोल हमारा आ गया 100 मोल हमें मालूम चल गया। अब मुझसे O2 और CO2 के बारे में पूछा है। एक C2H4 से 3 मोल O2 रिएक्शन करता है, तो 100 मोल C2H4 से कितना रिएक्शन करेगा? 3 इंटू 100 O2, यानी हमें क्या मिल गया? 300 मोल O2 के मिल गए। और जब O2 के 300 मोल मिल गए हैं तो हम इससे उसका मास नहीं निकाल सकते। मोल इक्वल टू मास ऑफ O2 डिवाइडेड बाई मोलर मास। मोलर मास होता है 32, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया 9600 ग्राम मास ऑफ O2। केजी में लिखना होगा, 1000 से डिवाइड कर दीजिए, मैं इसको लिख सकता हूं 9.6 kg मास ऑफ O2। बोलिए भाई लोग, कोई प्रॉब्लम? सबको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे कि हम लोग O2 का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। O2 का वॉल्यूम मोल के हेल्प से निकालिए। मोल आ रहा है 300 इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ O2 डिवाइडेड बाई 22.4। 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12, और ये हो गया 6 1 7, और ये हो गया 6 67.2 इंटू 100, यानी हम इसको लिख सकते हैं 6720 लीटर आपका आ गया वॉल्यूम ऑफ O2। 6720 लीटर ऑक्सीजन मिलेगा। तो जिस तरीके से हम लोग ने O2 का कैलकुलेशन किया है, आई होप आप CO2 का भी कर सकते हैं। तो पहले खुद से ट्राई करिए CO2 का कैलकुलेशन, पहले खुद से ट्राई करिए। देखो कैसे रेशियो लेना है। एक कोफिशिएंट है, तो एक C2H4 से कितना कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है? 2 कार्बन डाइऑक्साइड। फिर देखो कितने मोल हैं C2H4 के? 100 C2H4 हैं, तो 100 C2H4 से कितना बनेगा? 200 CO2। अब मुझे CO2 के मोल मिल गए हैं। मोल इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास 44। ठीक है, ये हो गया 8800। ठीक है, ग्राम, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 8.8 kg, ये मास ऑफ O2 मिल गया। इसी तरीके से वॉल्यूम ऑफ O2 निकाल सकते हैं। 200 मोल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय 22.4, ये हो गया 8 4 4, और ये हो गया 100, ये हो गया 4480 लीटर। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप इस तरह रेशियो लेना सीख जाएंगे, यही सबसे बेस्ट मेथड है भाई केमिकल रिएक्शन में मोल के कैलकुलेशन करना। ठीक है, चलो भाई, अभी और बचा हुआ था हमारे पास 10 लीटर C3H8। हमारे पास क्या है? 10 लीटर C3H8 है। तो अब इसको कैसे करने वाले हैं? C3H8 पहले आप करेंगे खुद से। C3H8 इसको हम जलाएंगे, तो जलाने पर हमको क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलने वाला है। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने का तरीका, 3 कार्बन है, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई। फिर हाइड्रोजन बैलेंस होता है, 8 है, यहाँ 2 है, 4 से मल्टीप्लाई। फिर ऑक्सीजन बैलेंस होता है 6 4 10, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई।
अब किसके बारे में दे रखा है, C3H8 के बारे में, तो इसका मोल निकाल लीजिए। C3H8 प्रोपेन गैस होता है, तो हम वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 10 लीटर है तो 10 डिवाइडेड बाई 22.4 कर सकते हैं हम लोग, 10 डिवाइडेड बाई 22.4 कर सकते हैं। ठीक, और या तो हम इससे भी एक सिंपल मेथड आपको बताएंगे, लेकिन पहले इसको देख लो। मोल आ गया 10 डिवाइडेड बाई 22.4। अब हमें O2 और CO2 के बारे में कह रहा है। एक C3H8 से 5 मोल O2 रिएक्शन करते हैं, तो 10 डिवाइडेड बाई 22.4 C3H8 से कितना हो गया, 5 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 22.4 O2। ये मुझे O2 का मोल मिल गया। अब जब O2 का मोल मिल गया, 5 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 22.4 इक्वल टू मास O2 डिवाइडेड बाई मोलर मास। मोलर मास कितना हो गया, 32 ले जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 10, 15, एक 16 और एक 0 और 1600 और नीचे 22.4, ये आ गया आपका मास ऑफ O2। अब आपको ये कैलकुलेशन करना है। ठीक है, अब इसी तरीके से आई होप आप वॉल्यूम भी निकाल लेंगे, मोल वाले फॉर्मूले में रखकर, मोल इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4। ठीक है, अब मैं आपको कार्बन डाइऑक्साइड का कैलकुलेशन दिखा दे रहा हूं। एक C3H8 से 3 कार्बन डाइऑक्साइड बन रहे हैं, तो 10 डिवाइडेड बाई 22.4 मोल से कितने कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे, 3 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 22.4 CO2। ठीक है, कंपेयर करना है 1 से 3, तो इतने से कितना, 3 से मल्टीप्लाई हो गया उसके कोएफिशिएंट से, ये मुझे CO2 के मोल मिल गए। ठीक है, 3 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 22.4। तो क्या अब हम मास नहीं निकाल सकते CO2 के, मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास CO2 का 44 होता है, 44 ले जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 132 और 0 लगा लो। ठीक है, नीचे हो गया 22.4, ये हो गया मास ऑफ CO2। कैलकुलेशन कर लीजिएगा। अब अगर आपसे वॉल्यूम पूछता है तो वॉल्यूम वाले फॉर्मूले में रख लेंगे। ठीक है, मोल इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4। नेक्स्ट आइए, एक और हमारे पास डेटा दे रखा है 3.011 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ C3H4। ठीक है, C3H4 के कितने मॉलिक्यूल हैं, 3.011। आइए अब इसका कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, C3H4, पहले आप इसका रिएक्शन लिखिए, प्लस O2 और ये बनेगा तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, आइए रिएक्शन बैलेंस करते हैं। 3 कार्बन 3 से मल्टीप्लाई, हाइड्रोजन है 4, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे, यहाँ हो गया 6 और 2 8, तो 4 से मल्टीप्लाई। ठीक है, इसका क्या डेटा दे रखा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का 10⁻24 है, तो डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर अगर हम कर दें, ठीक है, तो हमको तो मोल मिल जाएगा। पहला काम मोल निकालना होता है, तो इसे हम कैलकुलेट करेंगे, नीचे आ जाएगा 2 टाइम्स में जा रहा है, 23 ऊपर जाएगा, 24 माइनस 23 10 बचेगा, 10 डिवाइडेड बाई 2 यानी मोल हमारा आ गया 5 मोल आ गए C3H4 के। तो पहले O2 के लिए कैलकुलेशन, एक C3H4 से 4 O2 बन रहा है, तो 5 C3H4 से कितना बनेगा, मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू 4 O2 यानी 20 O2। O2 के मोल मिल गए 20 इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास 32, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 640 ग्राम आ गया मास ऑफ O2। वॉल्यूम वाले फॉर्मूले में रखकर वॉल्यूम निकाल लेंगे। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट। अब अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कैलकुलेशन कर रहा है, तो एक C3H4 से 3 CO2 बन रहे हैं, एक C3H4 से 3 CO2, तो 5 C3H4 से 15 CO2 बन पाएंगे, तो 15 यानी 15 मोल दे रखा है, मास अपॉन मोलर मास 44 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 15 इंटू 44 ग्राम मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक पूरा आपको डिटेल क्वेश्चन कराया गया है, जिससे आपको इस पूरे कैलकुलेशन या इस तरह के क्वेश्चन को करने का आपको आइडिया लग जाए कि हम कैसे कंबशन रिएक्शन वाले को करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन हैं आगे।
हाँ भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आपसे कह रहा है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड एट STP ड्यूरिंग द कंबशन ऑफ C2H6 इफ वॉल्यूम ऑफ वाटर इज 108 ml। यानी C2H6 को जलाया गया, पहले तो आप कंबशन रिएक्शन लिखेंगे, कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन वाटर में कन्वर्ट हो गया। अब रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, 2 कार्बन 2 से मल्टीप्लाई, 6 हाइड्रोजन 3 से मल्टीप्लाई, ऑक्सीजन कितना हो गया 437। इधर एक काम करते हैं कि 7/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7/2 से, तो ये आपका 7 ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। सब ऑक्सीजन बैलेंस हो चुके हैं, सारे कार्बन बैलेंस हो गए, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखा है, ठीक है, हमें इंफॉर्मेशन दिया है सिर्फ वाटर के बारे में। वाटर 108 ml दे रखा है। अब देखो यहाँ पे गलती क्या होगा, गलती ये होगा कि जिसका इंफॉर्मेशन दे रखा होता है उससे पहले मोल निकाला जाता है। तो मोल इक्वल टू क्या होना चाहिए, मास, मोल इक्वल टू वॉल्यूम दे रखा है 108 ml, तो बच्चे 108 ml डिवाइडेड बाई 22/400, यानी वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगा लेंगे मोल का। मोल का एक वॉल्यूम वाला भी तो फॉर्मूला है, वॉल्यूम देखा तुरंत लगा लिया। लेकिन मैं कई बार बता चुका हूं कि ये जो फॉर्मूला लगता है STP पे लगता है और दूसरा है गैस के लिए लगता है। जनरली वाटर जो है भाई, जाहिर सी बात है, स्टैंडर्ड कंडीशन पे वाटर लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है। देखो STP लिखा हुआ है, इसका मतलब वाटर लिक्विड के फॉर्म में है। तो ये गलती आपको नहीं करना है कि आप वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगाएं। आप यहाँ पर पानी है तो पानी के लिए बहुत एक अच्छी बात होती है कि इसकी डेंसिटी 1 होती है। तो मैं कई बार बोल चुका हूं, जो इसका तुम्हें ml दिखे वही उसका मास ग्राम में हो जाता है। 108 ml का मतलब 108 ग्राम, और डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब जब मुझे मास पता चल गया तो मास वाला फॉर्मूला लगा लो, डिवाइडेड बाय मोलर मास हो गया 18। तो ये इसके मोल आ गए 108 डिवाइडेड बाय 18। अच्छा, किसके बारे में पूछ रखा है, O2 के वॉल्यूम के बारे में पूछा है। चलो निकालते हैं O2 के वॉल्यूम के बारे में। उसके लिए मुझे मोल चाहिए, इसके लिए कंपैरिजन करना पड़ेगा। मैंने आपसे कहा था जिसके बारे में पूछेगा उसको राइट में रखना है, ठीक है। चलो वाटर को उठाओ, 3 है और इधर कितना है 7/2, तो मैं लिख रहा हूं कि 3 मोल वाटर मुझे मिला है 7/2 O2 से। तो एक वाटर कितने से मिलेगा, एक मिलेगा 7/2 डिवाइडेड बाई 3 O2 से। और कितने वाटर के मोल हैं, 108 डिवाइडेड बाई 18 मोल वाटर कितने O2 से मिला होगा, 108 डिवाइडेड बाई 18 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 6, ठीक है। ये आपके आ गए टोटल मोल किसके, O2 के। ये टोटल मोल आ गए O2 के, 108 डिवाइडेड बाई 18, ठीक है, और इंटू 7/6, ठीक है। अब इसको हमें सॉल्व करना है। जब O2 के मुझे मोल पता चल गए हैं तो क्या हम मास और मोलर मास या वॉल्यूम वगैरह कुछ कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हमें वॉल्यूम पूछा है, O2 गैस होता है, तो उसके लिए तो फॉर्मूला लगा ही सकते हैं। इसको थोड़ा सिंपल कर लीजिए, ये तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा। 18 है, ये कितने टाइम्स में जाने वाला है, 6 और 4 10, ये 6 टाइम्स में जाएगा। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 7 मोल, ठीक है। तो 7 मोल O2 है, तो 7 मोल O2 इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4। तो वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा 22.4 इंटू 7, और ये हो गया लीटर में। ये आपका आ गया वॉल्यूम किसका, O2 का वॉल्यूम, जो कि हमसे पूछ रखा है। नेक्स्ट आइए, ठीक है। अब देखो क्या है, क्या कह रखा है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड एट STP फॉर कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 10 लीटर C3H4। कह रहा है आपको हवा का वॉल्यूम बताना है, ऑक्सीजन का नहीं, एयर पूछ रहा है। एयर का वॉल्यूम बताना है कि 10 लीटर C3H4 पूरी तरीके से जल जाए। तो C3H4 ये गैस होता है, प्लस O2 ये भी गैस होता है, और कंबशन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ये भी गैस होता है, प्लस वाटर। नॉर्मल कंडीशन पर वाटर लिक्विड फॉर्म में बनेगा, ठीक है। पहले रिएक्शन बैलेंस करते हैं, 3 कार्बन 3 से मल्टीप्लाई, हाइड्रोजन 4 वहां 2 है 2 से मल्टीप्लाई, ऑक्सीजन देख लेते हैं, इसके बाद 6 और 2 8, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है। यानी सब बैलेंस हो गया हमारा, सब कुछ बैलेंस हो गया। अब क्या स्टार्ट करेंगे,
किसके बारे में कुछ दे रखा है, 10 लीटर C3H4, यहाँ वॉल्यूम दे रखा है। अब एक काम यहाँ पर कर सकते हैं, मैंने इससे पहले एक क्वेश्चन से भी पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपसे कहा था, जहाँ पर ऐसे ही कुछ वॉल्यूम का टर्म आया था, कि एक शॉर्ट मेथड कर सकते हैं यहाँ पर। वो क्या है, वो सीखिए, वो हम लोग ने सीखा था गेलुसॉक लॉ में। अगर गैस है तो गैस में डायरेक्ट हम मोल का जो कंपैरिजन करते हैं वो तो कर सकते ही हैं, वॉल्यूम का डायरेक्ट कंपैरिजन कर सकते हैं, वॉल्यूम का सिंपल रेशियो ले सकते हैं उसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के हिसाब से, सिर्फ गैस के बीच में ये काम कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि आप इसको मोल में कन्वर्ट करें, आप यहीं से डायरेक्ट कैलकुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। देखो कि जो गैस है 1 मोल है, मतलब यहाँ पर 1 कोएफिशिएंट है, तो 1 से 4 तो 10 से 40 लीटर O2 लगेगा इसको जलाने के लिए। 1 लीटर C3H4 को जलाने के लिए 4 लीटर O2 लगेगा, तो 10 लीटर जलाने के लिए 40 लीटर लगेगा। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है, इसको भी हम डायरेक्ट वॉल्यूम में कंपैरिजन कर सकते हैं। 1 से कितना बन रहा है 3, तो 10 से कितना बनेगा 30 लीटर। लेकिन अब ये पानी के साथ नहीं कर सकते क्योंकि पानी लिक्विड में है, उसके साथ ऐसा रेशियो नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें सबके वॉल्यूम डायरेक्ट पता चल गए, तो मुझे मोल कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो हमें वॉल्यूम ऑफ एयर पूछ रखा है, हमें ऑक्सीजन का वॉल्यूम डायरेक्ट मिल गया 40 लीटर, बिना कोई फॉर्मूला लगाए। लेकिन यही आंसर लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपसे ऑक्सीजन का वॉल्यूम नहीं, आपसे हवा का वॉल्यूम पूछा है। अब नीचे एक नोट करके एक पॉइंट लिखा है कि जो हवा होता है एटमॉस्फेरिक हवा जो है उसमें 20% ही O2 पाया जाता है, सिर्फ 20% O2 है, पूरी हवा में 20% O2 पाया जा रहा है। तो अब यहां से हम हवा का अमाउंट निकाल सकते हैं, कैसे? देखो 20% O2 का मैं मीनिंग लिख रहा हूं, 20% O2 का मीनिंग सिंपल बेसिक मैथ लगाते हैं कि 20 लीटर O2 प्रेजेंट है 100 लीटर एयर में। परसेंटेज का मतलब 100 होता है, तो 20% O2 का यही तो मीनिंग हुआ कि 20 लीटर O2 प्रेजेंट है 100 लीटर हवा में। अगर मैं 100 लीटर हवा लूंगा तो उसमें 20 लीटर O2 होगा, तो 1 लीटर O2 कितनी हवा में प्रेजेंट होगा? 100 डिवाइडेड बाई 20 लीटर हवा में। अच्छा, क्वेश्चन क्या पूछ रखा है? क्वेश्चन के हिसाब से ऑक्सीजन कितना खर्च हुआ है? 40 लीटर, तो 40 लीटर O2 कितनी हवा में प्रेजेंट होने वाला है? 100 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 40 लीटर एयर। ठीक है, ये 20 से ये कैंसिल करेंगे, यहां आ जाएगा 2, और 100 इंटू 2 कितना हो गया? 200 लीटर हवा लगेगा, तब जाकर के तुम्हारा 40 लीटर ऑक्सीजन आया, जो कि C3H4 को कंप्लीटली पूरी तरीके से बर्न कर सकता है, पूरी तरीके से जला सकता है। तो ये जो शॉर्ट मेथड की मैं बात कर रहा था, ये यहाँ पर है कि आप इसको मोल बनाते हैं, फिर मोल से फिर वॉल्यूम बनाते, तो काफी लंबा प्रोसेस हो जाता। वो गेलुसॉक लॉ या जो गैसियस वॉल्यूम का लॉ है, हम अप्लाई कर सकते हैं गैस के ऊपर और डायरेक्ट कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्या कह रहा है भाई? कह रहा है एल्युमिनियम का मास निकालो जो कि 112 लीटर ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। तो वही बात है कि आपको रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। तो रिएक्शन लिखते हैं एल्युमिनियम प्लस O2, और क्योंकि एल्युमिनियम सॉलिड है, O2 गैस है, क्या बनता है? Al2O3 बनता है। तो पहले रिएक्शन बैलेंस करेंगे। ठीक है, 1 एल्युमिनियम 2 एल्युमिनियम, 2 से मल्टीप्लाई, उसके बाद ऑक्सीजन का नंबर आएगा। ऑक्सीजन का बैलेंस करो, यहाँ 3 है, यहाँ 2 ही है, तो मैं 3/2 लिख लूँ। बिना बैलेंस किए तो आप आगे नहीं चल पाएंगे। ठीक है, अब आपको एल्युमिनियम का मास पूछा है, जबकि 112 लीटर O2 है। ठीक, अब इसका मैं मोल निकालूंगा, तो मोल इक्वल टू क्या हो गया? 112 डिवाइडेड बाई 22.4। ठीक है, ये मोल आ गया O2 का, वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 22.4। ठीक, अब O2 का मुझे मोल पता है, तो मैं एल्युमिनियम के साथ कंपैरिजन कर सकता हूं। जिसके बारे में पूछेगा उसको किधर रखना है? राइट साइड में। तो 3/2 O2 से कितना एल्युमिनियम रिएक्शन कर रहा है? पहले कोएफिशिएंट के हिसाब से 2 एल्युमिनियम, तो 1 O2 से कितना रिएक्शन करेगा? 2/3/2 एल्युमिनियम, यानी हम इसको लिख सकते हैं 1 O2 से 4/3 एल्युमिनियम रिएक्शन कर रहा है।
लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक O2 नहीं है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना मोल है? 112 डिवाइडेड बाई 22.4 O2 से कितना एल्यूमिनियम रिएक्शन करेगा? तो 4/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 112 डिवाइडेड बाई 22.4 मोल एल्यूमिनियम। तो यहाँ पर मुझे एल्यूमिनियम का मोल मिल गया है, और जब मोल मिल गया है तो आई होप आप यहाँ से बाकी कैलकुलेशन आराम से कर सकते हैं। एल्यूमिनियम का मास पूछ रखा है, तो मोल 4/3 इंटू 112 डिवाइडेड बाई 22.4 इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास या एटॉमिक मास। एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास होता है 27। तो 3 से कैंसिल करेंगे, ये 9 टाइम्स में जाएगा। ठीक है, 9 मल्टीप्लाई कर दो 36 और इंटू 112 डिवाइडेड बाई 22.4 इक्वल टू मास। सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा मास ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, चलो भाई, इस टाइप के कई सारे क्वेश्चन इसीलिए लगवा रहे हैं कि आपको बिल्कुल प्रैक्टिस में आ जाए कि कैसे कैसे आपको ले करके चलना है चीज़ों को। ठीक है, ये भाई बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रोपेन और ब्यूटेन को मिला करके एक मिक्सचर तैयार किया गया है। 3 लीटर का वो मिक्सचर है, और 10 लीटर उस मिक्सचर को जब जलाया गया तो 10 लीटर CO2 ऑब्टेन्ड हो रहा है। तो आपसे कह रहा है कि उस मिक्सचर में प्रोपेन और ब्यूटेन का क्या वॉल्यूम रहा होगा, वो आपको बताना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, प्रोपेन और ब्यूटेन मिक्सचर में है, जले होंगे तो O2 और CO2 O2 के प्रेजेंस में जले होंगे तो CO2 प्लस वाटर बनाए होंगे। ठीक है, तो हमें रिएक्शन अलग अलग लिखनी पड़ेगी। प्रोपेन है तो प्रोपेन का रिएक्शन लिख रहे हैं C3। प्रोपेन होता क्या है? C3H8। ठीक है, एंड प्लस O2, और क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बन रहा है। ठीक है, अच्छा ये भी गैस है, O2 भी गैस है और CO2 भी गैस है। ठीक है, अच्छा ये सब गैस हैं तो हम लोग डायरेक्ट क्या काम कर सकते हैं? वॉल्यूम के टर्म में रेशियो ले सकते हैं, मोल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर मिक्सचर जो है, मिक्सचर किसका किसका है? प्रोपेन का मिक्सचर है C3H8 और C4H10 ब्यूटेन का। ये जो मिक्सचर है वो टोटल 3 लीटर का है, 3 लीटर का है। अगर मैं मान लूं सपोज दैट वॉल्यूम ऑफ C3H8, प्रोपेन का वॉल्यूम मैं x लीटर मान लूं, तो वॉल्यूम ऑफ ब्यूटेन कितना हो जाएगा? C4H10। टोटल 3 है, उसमें से एक मैंने मान लिया x लीटर, तो बचा ब्यूटेन का कितना? 3 - x लीटर। ठीक है, बस यही एक मेन पॉइंट था, बाकी सारा काम अपने आप हो जाएगा। देखो इसको मैंने x लीटर माना है। ठीक है, तो ए पहले रिएक्शन बैलेंस कर लो। 3 कार्बन, यहाँ 3 कार्बन, ठीक है, और 8 हाइड्रोजन, यहाँ 4 हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन कितने हो गए? 6 4 10, यहाँ 5 हो गए। ठीक है, तो अगर ये 1 से 5 है तो x से कितना बनेगा? 5x रिएक्शन करेगा। अच्छा 1 से 3 बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, तो x लीटर से कितना लीटर हो जाएगा? 3x लीटर कार्बन डाइऑक्साइड। x लीटर, 5x लीटर, 3x लीटर। ठीक, चलो अब इसी तरीके से ब्यूटेन का रिएक्शन लिखते हैं, कंबस्शन का। C4H10 प्लस, अब ये भी गैस होता है, O2 भी गैस है और कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है, प्लस वाटर। हमें वाटर से मतलब भी नहीं है, वो लिक्विड हो चाहे गैस हो चाहे क्या। 4 कार्बन, 2 4 से मल्टीप्लाई। हाइड्रोजन, पहले हाइड्रोजन बैलेंस 10, यहाँ 2, 5 से मल्टीप्लाई। ठीक है, O2 कितने हो गए? 8 4 12 और 1 13 ऑक्सीजन हो गए, तो 13/2 ले लिया। ठीक है, अच्छा C4H10 का वॉल्यूम कितना है? 3 - x लीटर, तो 1 से 13/2, तो 3 - x से 13/2 इंटू 3 - x। वैसे O2 की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन लिख रहे हैं रिएक्शन समझाने के लिए। अच्छा 1 से 4 CO2, तो 3 - x से 4 इंटू 3 - x लीटर। ये मुझे कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम मिल गया, और यहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम मिल गया। इतना काम आपको करना है। अब उसके बाद समझो कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है जो टोटल कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिला मिक्सचर को जलाने पर, वो मिला है हमें 10 लीटर। तो 10 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। ठीक है भाई लोग, अब 10 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, तो ये है 3x और ये इतना है, टोटल 10 लीटर। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 3x प्लस 4 इंटू 3 12 - 4x, टोटल हमको मिला है 10 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसे सॉल्व कर लीजिए,
3x माइनस एक्स कितना हो गया, ये हो गया माइनस एक्स प्लस 12 इक्वल टू 10। इसे सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। बस आ गया आंसर। वॉल्यूम ऑफ C3H8 आपने x लीटर मान रखा है जिसकी वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट आपसे क्या बोल रहा है, वॉल्यूम ऑफ C4H10 3 माइनस एक्स, तो 3 माइनस 2 कितना हो गया 1 लीटर। आ गया आंसर, सिंपल। तो देखिए मोल अगर आपको गैसियस रिएक्शन दे रखा है, उसमें मैक्सिमम टर्म गैस में है, तो आप वॉल्यूम वगैरह का टर्म दे रखा है तो मोल के कैलकुलेशन से बच जाएंगे, क्योंकि गैस में डायरेक्ट रेशियो से कंपैरिजन किया जा सकता है, डायरेक्ट कोफिशिएंट के थ्रू कंपैरिजन किया जा सकता है। वरना बहुत लेंथी क्वेश्चन चलाया जाएगा कि पहले आपको वॉल्यूम दे रखा है, उसको आप मोल में कन्वर्ट करें, फिर बाद में दूसरे का मोल निकालें, फिर मोल से उसको वॉल्यूम बनाएं। यहाँ डायरेक्ट हम लोग कर लें, मोल की जरूरत भी नहीं पड़ रही है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, आप देखो दूसरा फॉर्मेट है क्वेश्चन का कि 10 ml हाइड्रोकार्बन है जिसको जलाने पर 40 ml कार्बन डाइऑक्साइड और 50 ml वाटर मिलता है, तो वो हाइड्रोकार्बन कौन सा होगा। यानी अब तुमसे हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला पूछ रखा है। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको वो जनरल फॉर्मूला मैंने लिखवाया है, वो डायरेक्ट आप लिखिए CXHY प्लस, ठीक है, और क्या था हमारे पास x प्लस वाई बाई 4O2 और हमारे पास था XO2 एंड प्लस y बाई 2 वाटर, ये था। तो आप तुमसे हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला पूछ रहा है, तुम्हें पता है कि ये 10 ml ऑफ हाइड्रोकार्बन है, ये 10 ml है, ठीक है, और मुझे 40 ml क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड 40 ml और वाटर कितना मिल रहा है 50 ml। अच्छा, वाटर दे दिया है कि स्टीम है, यानी जाहिर सी बात है गैस। देखो बताएगा, क्योंकि जब गैसियस होंगे तभी काम होगा, ये भी गैस है, ठीक है। तब आप तुम आराम से रेशियो ले सकते हो। अब देखो इस क्वेश्चन को कितने सिंपल तरीके से करेंगे, सिर्फ अगर कोफिशिएंट का रेशियो आपको लेना आता है तो। भैया देखो ये 10 से 40 बना है, मतलब पहले 1 रहा होगा, 1 से x, तो 10 से 40, तो 10 से 40 बनने का मतलब है कि कितने से मल्टीप्लाई हुआ होगा, 4 से। 4 से मल्टीप्लाई किए होगे तभी तो 40 आया, यानी इसका कोफिशिएंट कितना रहा होगा 4, यानी x की वैल्यू आ गई 4। लो भाई दूसरा देखो, इसे लिख दे रहे हैं, x की वैल्यू कितनी आ गई, साइड में 4 आ गई। नेक्स्ट देखो, यहां पर 1 से y बाई 2 वाटर बन रहा है और 10 से बन रहा है 50, तो 10 से 50 कैसे बना होगा, वाटर का कोएफिशिएंट कितना रहा होगा 5, तभी तो मल्टीप्लाई करोगे 50 आएगा, यानी तुम्हें y बाई 2 मिल गया 5, तो y मिल गया कितना 5 इंटू 2 10, x की वैल्यू मिल गई 4, y की वैल्यू मिल गई 10, यानी x किसका नंबर था, कार्बन का 4 और y की वैल्यू 10, C4H10। ये तुम्हारा आंसर है हाइड्रोकार्बन C4H10, चौथा ऑप्शन, ठीक है। तो इस मेथड से करेंगे तो बहुत ही सिंपल ढंग से क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो भाई देखो भाई, हमारा अगला टॉपिक है लिमिटिंग रिएजेंट। अभी जितने भी हमने केमिकल रिएक्शन वाले क्वेश्चन किए हैं मोल के, वो सब वैसे ही करना है आगे भी। बस अब एक टर्म आपको जानना है, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। जैसे 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट हैं, आपस में रिएक्शन किए, प्रोडक्ट बनाए, मान लो 2 रिएक्टेंट है। अब उसमें होता क्या है कि एक रिएक्टेंट हो सकता है पहले ही कंज्यूम हो गया हो, यानी पहले ही खत्म हो गया हो, और दूसरा वाला रिएक्टेंट बच गया हो। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो जो रिएक्टेंट पहले खत्म हो गया है उसके ही अकॉर्डिंग बनता है, ठीक है। तो ऐसा रिएक्टेंट जो पूरे रिएक्शन में सबसे पहले कंज्यूम हो जाए, पूरा का पूरा खत्म हो जाए, बचे कुछ भी ना, ऐसे रिएजेंट को, ऐसे रिएक्टेंट को लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। तो एक लाइन में डिफिनेशन भी लिख सकते हैं अपने नोट्स को प्रिपेयर करने के लिए। रिएक्टेंट विच इज कंज्यूम्ड completely in reaction, ठीक है, कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। तो अब पहचाना कैसे जाएगा भैया लिमिटिंग रिएजेंट कौन है कौन नहीं है। तो लिमिटिंग रिएजेंट पहचानने का तरीका ये है कि जो मोल
होगा उस रिएक्टेंट का, उसमें उसके स्टोइक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट यानी उसके कॉफिशिएंट से आप डिवाइड करेंगे और उससे एक वैल्यू निकालेंगे जिसको L बोलेंगे। इस L वैल्यू का न्यूमेरिकल में कोई काम नहीं है, क्वेश्चन लगाने में कोई काम नहीं है न्यूमेरिकल वैल्यू में। हाँ, बस हमको ये पता करना होगा कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, उसके लिए यूज करेंगे कि मोल डिवाइडेड बाय स्टोइक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट कर देंगे, इससे L की वैल्यू निकालेंगे और L की वैल्यू जिसकी कम आएगी, लीस्ट वैल्यू ऑफ L, ठीक है, लीस्ट वैल्यू ऑफ L, जिसकी वैल्यू L की वैल्यू जिसके लिए सबसे कम आएगी वही बनेगा तुम्हारा LR यानी लिमिटिंग रिएजेंट बनेगा। और जो रिएजेंट बच जाएगा उसको हम लोग एक्सेस रिएजेंट बोलेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं तो समझ में आएगा, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट पता करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो प्रोडक्ट बन रहा है या जो भी हम आगे कैलकुलेशन करेंगे वो सब लिमिटिंग रिएजेंट के थ्रू ही करना होगा। ठीक है, अच्छा आप कहोगे सर इससे पहले जितना भी रिएक्शन हुआ था उसमें क्या हुआ, उसमें आपने लिमिटिंग रिएजेंट क्यों नहीं पता किया? क्योंकि मैंने ऐसा क्वेश्चन ही दिया था आपको कि उसमें कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहला क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड बन रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके सोडियम सल्फेट और वाटर बन रहा है। इसका मास दे रखा है, इसका मास दे रखा है, इसका मास और उसका वॉल्यूम आपसे पूछ रखा है। तो अब सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड है तो सबसे पहला आपको ये काम करना है कि मोल निकालना है, क्योंकि दोनों की वैल्यू मुझे पता है। तो मोल निकालने का तरीका है मास अपॉन मोलर मास। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास भी 40 होता है, ये आ गया 1। सल्फ्यूरिक एसिड का मास है 98 डिवाइडेड बाई मोलर मास, सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास 98 ही होता है, कई बार हम लोग निकाल चुके हैं 1, सबका मोल 1 आ गया। लेकिन अब हम L निकाल के देखेंगे कि आखिर लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। तो L कैसे निकलता है अभी जस्ट पीछे आपको बताए हैं, जो मोल है उसको डिवाइड कर देंगे उसके कॉफिशिएंट से 1/2 यानी 0.5। ठीक है, और सल्फ्यूरिक एसिड का 1 और इसका कॉफिशिएंट 1 ही है तो ये तो 1 आने वाला है। इसके लिए L की वैल्यू 1 हो गई और इसके लिए 0.5 हो गई। तो अब मैंने क्या रूल बताया था, जो L की वैल्यू कम होगी वही लिमिटिंग रिएजेंट बनेगा। तो L की वैल्यू 0.5, यही वैल्यू कम है, ये है आपका लीस्ट वैल्यू, लीस्ट वैल्यू, ये कम वैल्यू है। तो ये जब कम वैल्यू है तो भैया यही बनेगा लिमिटिंग रिएजेंट, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड लिमिटिंग रिएजेंट होगा और सल्फ्यूरिक एसिड एक्सेस रिएजेंट होगा, यानी इस रिएक्शन में सल्फ्यूरिक एसिड पूरी तरीके से कंज्यूम हो जाएगा। अच्छा, अब इस L का कोई काम नहीं है, अब इस L का कोई काम नहीं है, हटा दीजिए इसको। ठीक है, अब जब लिमिटिंग रिएजेंट मुझे पता चल गया तो अब कैलकुलेशन उसी के हिसाब से करना है। चलो मुझे सोडियम सल्फेट का मास करना है, तो जैसे करते आए थे वैसे ही करेंगे। पहले कॉफिशिएंट का रेशियो ले लेते हैं, 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड से 1 सोडियम सल्फेट बन रहा है, तो 1 सोडियम हाइड्रोक्साइड से कितना बनेगा, 1/2 सोडियम सल्फेट बनेगा, 1/2 सोडियम सल्फेट बनेगा। ठीक है, अच्छा मोल भी 1 है तो 1 मोल से 1/2 सोडियम सल्फेट बन रहा है। अब मुझे सोडियम सल्फेट का मोल पता चल गया है और वो क्या है भाई, 1/2। अब अगर 1/2 मालूम चल गया है तो चलो भैया लोग हम लोग निकाल लेंगे मास, इसका मास ऑफ Na2SO4 डिवाइडेड बाई मोलर मास। चलो सोडियम सल्फेट का मोलर मास निकालते हैं, कितना हो जाएगा, 23 है और 2 प्लस सल्फर हो गया 32 और 16 × 4 64। ठीक है, ये कितना हो जाएगा भाई, ऐड करके देख लो, ये हो गया तुम्हारा 46 और 64, 46 64 कितना हो गया, 6 4 10 और 6 4 10 10 1 11, 110। ठीक है, 110 प्लस 32 तो यानी ये तुम्हारा आ रहा है 142। ठीक है, ये तुम्हारा 142 आ गया। तो 142 रख दिया तुमने, तो 142 इधर मल्टीप्लाई कर दोगे, 142 डिवाइडेड बाई 2 तो तुम्हें मास ऑफ सोडियम सल्फेट निकल जाएगा। कितना आ जाएगा, ये आ गया 71 ग्राम। ठीक है, अब अगर हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट ना निकालते तो तुम हो सकता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रेशियो लेकर कर लेते, तो गलत आ जाता। जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा उसी के साथ तुम्हें कंपैरिजन करना है। अब तुमसे वाटर के बारे में पूछ रहा है तो जो लिमिटिंग रिएजेंट है उसी से काम करेंगे। 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड से 2 वाटर बन रहा है, तो 1 सोडियम हाइड्रोक्साइड से 1 वाटर बनेगा। देखो 1 से बात करनी थी तो 1 मोल आ गया। अब 1 मोल का वॉल्यूम पूछ रहा है,
तो डायरेक्ट वॉल्यूम वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे भाई, क्योंकि वाटर तो लिक्विड है ना, तो वॉल्यूम वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो आप क्या काम करेंगे, मास बनाएंगे, और मास को ही वॉल्यूम लिख सकते हैं, ग्राम में होगा तो ml लिख सकते हैं, क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 होती है। तो 1 मोल इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास हो गया 18, यानी हमारा मास आ गया 18 ग्राम। तो अगर 18 ग्राम है तो मैं वॉल्यूम में लिख सकता हूं 18 ml, ये हो गया आपका 18 ml। चलो भाई लोग नेक्स्ट आते हैं। अब हमारे पास है 24 into 10 the power 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद 128 ग्राम ऑफ O2। आपको मास और वॉल्यूम भी बताना है सल्फर डाइऑक्साइड का, लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, एक्सेस रिएजेंट कौन है, और उसका अमाउंट कितना बच रहा है। बहुत सारा कैलकुलेशन करना है, फटाफट करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, पहले रिएक्शन लिखेंगे। सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिएक्ट करता है O2 गैस से और सल्फर ट्राई ऑक्साइड गैस बनाता है। रिएक्शन बैलेंस करते हैं, एक सल्फर 2 2 4, उधर 3 है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर दें तो काम हो जाएगा, 1/2 कर दें, तो 2 और 1 3 ऑक्सीजन हो गए, उधर भी 3 ऑक्सीजन हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या काम करना है, पहला काम है किसके बारे में डेटा दे रखा है, इसका मॉलिक्यूल दे रखा है 24 into 10 the power 23। तो मोल निकालते हैं, मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर 6 into 10 the power 23, 6.022 को 6 ले लिया, थोड़ा सिंपल हो जाएगा कैलकुलेशन। O2 के लिए मास दे रखा है, तो इसका मोल निकालते हैं 128 डिवाइडेड बाई 32, ये हो जाएगा 4 टाइम्स में, ठीक, और ये कैंसिल होगा 4, 23 से 23, यानी सबके मोल दोनों के 4 आ गए। लेकिन क्योंकि कॉफिशिएंट अलग अलग है तो हम लिमिटिंग रिएजेंट पता कर लेंगे कौन होगा। लिमिटिंग रिएजेंट पता करने का तरीका, मोल डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट 1 है, तो 4/1 4 आ जाएगा। इसका लिमिटिंग रिएजेंट L की वैल्यू क्या आएगा, 4 डिवाइडेड बाई कॉफिशिएंट 1/2, यानी ये तुम्हारा 8 आ गया। तो L की वैल्यू 4 और L की वैल्यू 8, ठीक है। तो कौन सी लीस्ट वैल्यू है, लीस्ट वैल्यू ये है, कम वैल्यू, जो लीस्ट वैल्यू होगा वही लिमिटिंग रिएजेंट बनेगा। तो दूसरे का आंसर विच इज लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक, और यहां पर 8 आ रहा है, ठीक, तो एक्सेस रिएजेंट हो गया, और O2 तुम्हारा क्या हो गया, एक्सेस रिएजेंट, सब हमें पता चल गया। अब L की वैल्यू को हटा, ये हमारे काम का नहीं है, ठीक। अब जो लिमिटिंग रिएजेंट है उसी से सारे कैलकुलेशन मुझे करने हैं, मास एंड वॉल्यूम ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो चाहे मास निकालना हो चाहे वॉल्यूम निकालना हो, जब तक मोल नहीं निकालोगे तो कैसे निकलेगा। चलो भाई मोल निकालते हैं। एक सल्फर डाइऑक्साइड से एक सल्फर ट्राइऑक्साइड बन रहा है, तो 4, क्योंकि मोल तो 4 हैं, तो 4 सल्फर डाइऑक्साइड से 4 सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेंगे। मुझे सल्फर ट्राइऑक्साइड का मोल पता चल गया 4, मास निकालना है, मोलर मास सल्फर ट्राइऑक्साइड का 80 होता है, ये आ गया 8 × 32 320 ग्राम मास ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। आई होप आप वॉल्यूम भी निकाल लेंगे, क्योंकि वॉल्यूम ये गैस है तो वॉल्यूम डायरेक्ट निकाल सकते हैं फॉर्मूला लगा करके, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 इक्वल टू मोल। तो वो आप काम करिएगा, मैं नहीं करने आ रहा हूं। दूसरा भी हो गया विच इज लिमिटिंग रिएजेंट। अब कह रहा है अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट, कितना अमाउंट बच गया है एक्सेस रिएजेंट का, तो वो कैसे निकालेंगे वो समझते हैं, ठीक है। देखो एक्सेस रिएजेंट कौन है, O2, तो ये 4 मोल O2 रिएक्शन में इन्वॉल्व है, कितना बचा वो हम देखेंगे, ठीक है। तो देखो जो लिमिटिंग रिएजेंट है उसी से करना है। एक SO2 से हाफ O2 रिएक्शन करता है, तो 4 SO2 से 4 × 1/2 O2 रिएक्शन करेगा, यानी 2 मोल O2 रिएक्शन करेगा। 4 मोल SO2 खर्च होगा, तब जाकर के 2 मोल O2 खर्च होगा। और हमने रिएक्शन में कितना मोल डाल रखा है O2, 4 मोल, रिएक्शन में 4 मोल डाल रखा है, लेकिन 4 मोल में से खर्च कितना हुआ, सिर्फ 2 मोल। 2 मोल तुम्हारे ये क्या हो गए, कंज्यूम हो गए, कंज्यूम्ड खर्च हो गए, तो बचा कितना, लेफ्ट O2, ठीक है। टोटल मोल 4, खर्च हुए 2, 4 - 2 2, 2 मोल O2 बच गया है। तो जब 2 मोल O2 बचा हुआ है तो उसका अमाउंट मुझे बताना है। तो अगर मैं मास में बताऊंगा, लेफ्ट अमाउंट ऑफ O2, ठीक है।
तो मोल हो गए 2, मास अपॉन मोलर मास 32, यानी 64 ग्राम O2 जो है वो बचा हुआ है अभी भी रिएक्शन के अंदर। 64 ग्राम O2 बचा हुआ है। आई होप इस क्वेश्चन से आपको लिमिटिंग रिएजेंट वगैरह का आइडिया अच्छे से ढंग से लगा होगा। आइए ये क्वेश्चन करते हैं मैग्नीशियम वाला, ये शायद पीवाईक्यू में से भी है। ठीक है, क्या कह रहा है कि 1 ग्राम मैग्नीशियम को अगर बर्न करेंगे 0.56 ग्राम ऑक्सीजन के साथ तो कौन सा रिएजेंट बच रहा है रिएक्शन मिक्सचर में, और हाउ मच, कितना बच रहा है, हाउ मच। ठीक है, कितना बच रहा है। ठीक, तो पहले आपको रिएक्शन लिखना पड़ेगा, Mg सॉलिड प्लस O2 गैस, और ये बन जाएगा MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अच्छा इस रिएक्शन बैलेंस करना हो तो यहाँ हाफ लगा लीजिए, रिएक्शन बैलेंस हो गया। ठीक, 1 ग्राम, इसका मास दे रखा है 1 ग्राम, तो मोल निकालेंगे, मास अपॉन एटॉमिक मास मैग्नीशियम का 24। ठीक है, हाफ O2, इसका मोल निकालेंगे 0.56 एंड डिवाइडेड बाई, ठीक है, इसका मोलर मास कितना होता है 32। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा और इनके मोल्स निकालना होगा। ठीक, तो अभी मैं एक काम कर दे रहा हूं, मैं तो कैलकुलेटर यूज कर ले रहा हूं, आपको भैया नहीं करना होगा क्योंकि आपको नीट में कैलकुलेटर तो नहीं मिलने वाला है भाई। ठीक है, अभी टाइम सेविंग के लिए मैं फटाफट इसको कैलकुलेट कर दे रहा हूँ। 1 डिवाइडेड बाई 24, ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 0.04 मोल। ठीक है, यहां हम इसको सॉल्व करते हैं, कितना है 0.56 डिवाइडेड बाई 32, ये आ रहा है 0.017। ठीक है, ये आपका वैल्यू आ रहा है। अब क्या काम करना है, अब हमको L की वैल्यू निकालना है। चलो भाई L निकालते हैं, तो L निकालने का तरीका क्या है, मोल डिवाइडेड बाई लिमिटिंग स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, इसका मोल डिवाइडेड बाई स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1/2, 2 पर चला जाएगा 0.04। अच्छा उसको भी एक नंबर के बाद तक निकाला गया है, इसको भी निकाल लेते हैं क्योंकि काफी आसपास का आ रहा है, 0.041 है, कोई दिक्कत नहीं से। ठीक है, 1/2 पर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 0.034। ठीक है, तो ये 0.04 ये ज्यादा लग रहा है और 0.034 ये वैल्यू कम है। ठीक है, ये वैल्यू कम है, तो जो वैल्यू कम होगा वो तुम्हारा लिमिटिंग रिएजेंट बन जाएगा। तो O2 लिमिटिंग रिएजेंट हो गया और मैग्नीशियम क्या हो गया तुम्हारा, एक्सेस रिएजेंट। ठीक है, तो इसका मतलब रिएक्शन मिक्सचर में कौन बचेगा, मैग्नीशियम बचेगा, और मैग्नीशियम बचेगा तो कितने अमाउंट में बचेगा। ठीक है, तो ये भाई आपका L की वैल्यू आ गया। अब ये हमारे काम का नहीं, इसको आप हटा सकते हैं, पता चल गया कौन लिमिटिंग रिएजेंट है कौन एक्सेस रिएजेंट है। ठीक, अब क्वेश्चन कैसे करेंगे, हाफ O2 से 1 मैग्नीशियम रिएक्शन करता है तो 1 O2 से 2 मैग्नीशियम हो जाएंगे, 2 मैग्नीशियम, हाफ जाके डिवाइड करोगे तो 2 मैग्नीशियम हो गए। अच्छा O2 के मोल कितने निकाले हो, O2 के मोल निकाले हो 0.017, तो 0.017 O2 से 0.017 इंटू 2 मोल मैग्नीशियम रिएक्शन करेगा, यानी आ रहा है 0.034 मोल मैग्नीशियम। तो मुझे मैग्नीशियम का मोल मिल गया है। अच्छा क्वेश्चन में मैग्नीशियम का मोल कितना है 0.041 और रिएक्ट कितना कर रहा है मोल 0.034। ठीक है, बात समझ रहे हो गया कि रिएक्शन में डाला गया अमाउंट है 1 ग्राम। 1 ग्राम का मतलब हमने मैग्नीशियम लिया है 0.041, लेकिन जब O2 के साथ रिएक्शन करता है तो सिर्फ 0.034 ही खर्च हुआ। तो लेफ्ट मैग्नीशियम कितना है, बचा हुआ मैग्नीशियम टोटल है 0.041 माइनस 0.034। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये तुम्हारा आ जाएगा 0.000 और 7। ठीक है, ये तुम्हारा मैग्नीशियम का बचा हुआ मोल है। तो जब बचा हुआ मोल इतना है तो इसके बाद हम निकाल सकते हैं, इसको मास के टर्म में भी बता सकते हैं कि हाँ भैया कितना बच गया है। 0.007 इक्वल टू मास अपॉन एटॉमिक मास 24 है, 24 ले जाकर मल्टीप्लाई कर दीजिए इंटू 24 एंड W, ये आपका आ गया। और सॉल्व कर सकते हैं 28 और 14 और 2 16। ठीक है, 168 इंटू 10 दी पावर 1 2 3 -3, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, W।
तो फाइनली मैंने आपको लिमिटिंग रिएजेंट का भी क्वेश्चन करा दिया है। कंप्लीट मोल आपका यहाँ पर चैप्टर समाप्त होता है। ठीक है, आज का जो टॉपिक था वो केमिकल रिएक्शन के अंदर कैसे कैलकुलेशन वगैरह की जाती है, कॉफिशिएंट बैलेंस रिएक्शन होना चाहिए, स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट पता है, सिंपल काम है, बेसिक मैथ, ये इतना बना है तो ये इतना बन रहा है तो इतने से कितना बनेगा, सिंपल रेशियो लेते हुए चलेंगे, काम हो जाएगा। हमने कई टाइप के क्वेश्चन किए हैं अलग अलग तरीके के, जिससे आपको फॉर्मेट भी पता चल सके कि क्या क्या पूछा जा सकता है। तो आज इस लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। आप प्रैक्टिस करते रहिए और असाइनमेंट लगाते रहिए, फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग मिलने वाले हैं।